हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का भी पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की प्यारी सी सुंदर सी क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है। इसमें पीआईबी, आपको द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इन तीनों का ये मिक्सचर है। ठीक है, तो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। ओके, आप पढ़ो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोचे कि इसका महत्व नहीं है। ठीक है, इस वीडियो का महत्व इतना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एग्जाम में जो मैं पढ़ाऊंगी ना, हर एक क्वेश्चन से आपको, हर एक न्यूज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें आप। देखो, 1-2 दिन में तो किसी का भी, आप दवाई भी खाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको 1 महीने 2 महीने खानी होगी। आप योगा एक्सरसाइज करते हैं, आपको कंटिन्यू करना होता है। आप जिम करते हैं, आपको कंटिन्यू करनी होती है। जब जाके 1 महीना 2 महीना में आपको उसका प्रॉफिट दिखता है, उसका जो परिणाम होता है वो दिखता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहें, एक चीज को अच्छे से फॉलो करें, वही आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो इसीलिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। से आप पढ़ के देखो, ठीक है, उसके बाद आपको इसका पता चलेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सेशन में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यही मेरे मोटिवेशन का एक स्रोत होता है। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए और अच्छा करूं। तो चलिए, आप मुझे बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, हताश नहीं करेंगे, बल्कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, 14 अप्रैल 2023 आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने संविधान को लिख दिया, इतने लंबे संविधान को, जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए। आज उन महान व्यक्ति की जयंती है, तो आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब उन सभी को दिल से नमन करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बात, डाउट, डिमांड एंड सजेशन। देखो, कोई भी आपका डाउट है, आपके लिए कमेंट सेशन खुला है। कोई भी डिमांड है, आपके लिए कमेंट सेशन खुला है। कोई भी सजेशन है तो भी आपके लिए कमेंट सेशन खुला हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज मिलेंगे आपको, यानी ये जो क्लास है, आपको विस्तार से पूरे फैक्ट के साथ आपको ये न्यूज मिलने वाली है, एक्सप्लेनेशन के साथ। शाम को एक क्लास आएगी, वो भी करंट अफेयर की होगी, जिसमें कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये क्लास है, ठीक है। एक और क्लास आएगी जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन की होगी, ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। शाम को जो क्लास आएगी वो 1 लाइनर क्वेश्चन की होगी। तो फ्रेंड्स, आप उसको भी देखना और इसे भी देखना। करंट अफेयर की आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, अब मंजिल दूर नहीं, तो अब मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है। मैंने बहुत सारी खोजबीन करके ये न्यूज निकाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो आपका जो इसका महत्व है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भाई ये क्लास जो मैम कराती थी वो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। डोगरी संस्करण के कौन सा संस्करण अभी जारी किया गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए पहला संस्करण हाल ही में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का जारी किया गया है। भारतीय संविधान वही भारतीय संविधान है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक देश किस तरह से चलेगा, एक देश के जो नागरिक हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे,
वो किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को, किस तरह से वो एक देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ये उसी संविधान के बारे में बात कर रहा है। और उसी का एक डोगरी, उसी में एक डोगरी भाषा है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भाषा हैं, 22 भाषाओं में से एक भाषा है जिसका नाम डोगरी है। उसी का पहला संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा कानून मंत्री जो हमारे किरण रिजिजू हैं, उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। कहाँ जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के एक विश्वविद्यालय में इस संस्करण को जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है कौन सी? ये डोगरी भाषा। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली। अब आपको ऑन द पेपर सब कुछ दिखा देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारा ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पर व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसे संस्करण को जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? जो डोगरी संस्करण है, इसे जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है एक आम आदमी द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए कानून को समझना जरूरी। आप अगर आप कोई एग्जाम भी नहीं दे रहे, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आपको कोई ये नहीं है कि आपसे कोई न्यूज़ पूछेगा, लेकिन आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में क्या चल रहा है, करंट न्यूज में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। क्योंकि आप वोट आप देते हैं, आपका ये जानने का अधिकार है कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है, हमने जो वोट दिया है उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, सरकार क्या कर रही है। इसीलिए आपको न्यूज को जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसीलिए इनके द्वारा ये कहा गया है कि एक आम नागरिक, आम आदमी द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए कानून को समझना जरूरी है। अभी आपके कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा आपको पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, सपोज मैं ही हूँ, मुझे कोई व्यक्ति पीट रहा है, मार रहा है, क्या मैं चुप बैठी रहूंगी? नहीं। भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि भाई मैं आगे अपील करूं, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है। तो यही भारतीय संविधान है। अगर मैं अवेयर हूं, अगर मुझे संविधान की जानकारी है, तभी मैं आगे कदम उठा सकती हूँ, अदरवाइज तो मैं चुप होकर के उस पर पिटती रहूंगी और वो मुझे मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहेगा, कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से अब कब जारी किया गया? 8 अप्रैल 2023 को इसे जारी किया गया किरण रिजिजू द्वारा। कहां पर किया गया? जम्मू विश्वविद्यालय में इसका संस्करण जारी किया गया। अब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसे कब जारी किया गया, ये पूछ सकता है। भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का हाल ही में कौन सा संस्करण जारी हुआ? पहला क्वेश्चन, पहला संस्करण जारी हुआ। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ जारी हुआ? क्या ये मुंबई में जारी हुआ, क्या ये उत्तर प्रदेश में, क्या ये गुजरात में, या फिर पूछ सकते हैं दिल्ली में जारी हुआ, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बता देंगे कहाँ जारी हुआ? जम्मू कश्मीर में। डोगरी क्या है? क्या ये भारतीय संविधान में बताई गई है डोगरी भाषा? हाँ, भारतीय संविधान की 22 भाषाएं जो दी गई हैं उसी में से एक डोगरी है, और ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है। कब जारी किया गया? 8 अप्रैल 2023 को जम्मू विश्वविद्यालय में। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाओं में से एक है डोगरी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है डोगरी। 2003 में डोगरी को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस भाषा को कब मान्यता प्राप्त हुई, कब ये भारतीय संविधान में ऐड की गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है क्योंकि करंट से संबंधित है और आपको वही पढ़ना है जो, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पर उस पर ध्यान दीजिए जो आपके करंट में रहा हो। जैसे अभी कोई चक्रवात आया तो चक्रवात के बारे में आपको पता होना चाहिए, चक्रवात क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चक्रवात के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, चक्रवात क्यों आते हैं, ये सब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, इस चक्रवात में क्या होता है, उस चक्रवात में क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए अब भाषा की बात आई तो अब से भाषा पूछ सकता है कि डोगरी जो भाषा है उसे किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया था या एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसे कब मान्यता दी गई थी। जो हमारी भारतीय संविधान में 22 भाषा हैं
उन्हें शामिल किया गया है। इसका मतलब जो 22 भाषा हैं उन्हें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो जो 22 भाषा हैं इसका मतलब वो राष्ट्रीय भाषा हैं। क्लियर हो गया। तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है ये। 2003 में डोगरी को भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। डोगरी वेदों यानी कि डोगरी का एक प्राचीन इतिहास भी है। अब देखो ये इतिहास में आ गया। अब आप कहेंगे मैम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ये कहां से आ गया? तो एग्जामिनर इतिहास से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है कि डोगरी को कहां से लिया गया है। ओके, इतिहास में आ गया कि नहीं आ गया? तो डोगरी वेदों 1500 से 1200 बीसी ईसा पूर्व की प्राचीन भाषा संस्कृत से जन्मी है। कैसे जन्म हुआ है डोगरी का? ये संस्कृत भाषा से इसका जन्म हुआ है। इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डोगरी भाषा का किस भाषा से जन्म हुआ है? क्या ये हिंदी की भाषा है? हिंदी भाषा ऑलरेडी संस्कृत से जन्मी है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लेंगे कि इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। ओके, अब रूप में मान्यता प्राप्त है, इसका संस्कृत से जन्मी है। इसीलिए यह इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। अब देखो हिंदी का भी यहाँ से क्वेश्चन बन गया। किसका? हिंदी का। कि भाई हिंदी में आपसे पूछ सकता है, यहीं से करंट में है तो करंट से मिला करके आपसे पूछ सकता है कि जो हमारी डोगरी भाषा है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। क्या इंडो यूनानी का है? क्या यूरोपीय ओनली पूछेगा? क्या यूरोपीय क्या है? क्या दक्षिण की ये भाषा है? इत्यादि आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। तो यहाँ से आपका हिंदी का भी एक क्वेश्चन बन गया। ओके, तो इसीलिए यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। ये फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें लिख लेंगे। आपको इसकी पीडीएफ इसी चैनल की कम्युनिटी पर मिल जाएगी। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। किसे? भारतीय संविधान को। इसीलिए हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाते हैं। अब इसे जारी कब किया गया था? तो मतलब लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो गया था, यानी लागू हो गया था फ्रेंड्स। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? आप सभी ये जानते हैं मैम, हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। तो फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जामिनर ने भर भर के हर एक पेपर में पूछा है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। क्या हम स्वतंत्र हुए थे? क्या भारतीय अंग्रेज थे वो भारत से चले गए थे? क्या हमारा संविधान लागू हुआ था? इस तरह से आपसे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे गणतंत्र दिवस को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर को हमारे संविधान को अपनाया गया था, यानी अपनाना और लागू करना। अब देखो जैसे मैं कोई बुक लेकर आई, मैं ये बुक लेकर आई फिजिक्स की। अब मैंने इसे खरीद लिया। खरीदा कब मैंने? सपोज दैट कल खरीदा, लेकिन अभी तक मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। पढ़ने का मतलब लागू नहीं किया अभी ये बुक मैंने। तो अब मैंने मान लो मैं कल से लागू करती हूँ इस बुक को, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसे कल से मैं अपनाऊंगी इसे। ओके, क्लियर हो गया? लागू करूंगी इसे। ओके, तो अपनाना और लागू करना अलग अलग है। कि लाई वो मैंने अपना लिया और लागू कब किया? लागू मैं अब कल से करूंगी, कल लेकर आई और कल से लागू करूंगी इसे आने वाले। ये होता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। बनने में यानी भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसे बनने में कितना टाइम लगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बुलाई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इतिहास भी आ गया इसमें। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो नेहरू रिपोर्ट वही थी जिसमें क्या हुआ था कि सर्वदलीय यानी कि सभी दल थे उसमें। कांग्रेस, जो बीजेपी के लीडर थे उस टाइम पर, वो हालांकि बीजेपी उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन उसका अब जैसे विचार होते हैं, ठीक है, तो विचार के लोग थे, अलग अलग लोग थे, तो वैसे ही यहाँ पर सर्वदलीय सभी दलों का
ओके, तो सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए लखनऊ में, कहाँ बुलाया? लखनऊ में। यहीं से कई क्वेश्चन हो जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट कब आई? नेहरू रिपोर्ट में क्या सभी दल शामिल थे? सर्वदलीय था ये, बिल्कुल थे। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी? लखनऊ में बुलाई गई थी। ठीक है, तो इसी को क्या, किस नाम से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें कि फैक्ट भर भर के हैं, कंटेंट से रिच ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन नहीं, इसमें ज्योग्राफी भी आ गया आपका। ठीक है, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, इसमें आपका हिंदी भी आ गया, करंट अफेयर तो है ही, और आपकी यहाँ पर हिस्ट्री भी आ गई फ्रेंड्स। ओके, और जो आपसे संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये भाषा संविधान में है या नहीं है, 22 भाषाओं में से एक है या नहीं है, बाकी ये सब आ गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने निम्न में से किस संस्थान के साथ टचलेस, यानी टचलेस बिना टच किए, बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भागीदारी की है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में उडाई ने, यानी UIDAI जिसे हम शॉर्ट में उडाई बोल देते हैं, ने निम्न में से किस संस्थान के साथ, यानी उडाई ने किसी संस्थान के साथ कोई हाथ मिलाया है टचलेस, किसके लिए? टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भागीदारी की है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT BHU, IIT बॉम्बे। तो आंसर क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है किसने? उडाई ने, UIDAI ने। चलिए अब एक्सप्लेनेशन यानी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। UIDAI आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में कि उडाई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। देखो यहाँ पर यूनाइट भी कर सकता है आपको फंसाने के लिए, इसीलिए ध्यान रखना है यहाँ पर ये यूनिक है। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उडाई की इंग्लिश में फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से हिंदी में कहते हैं। उद्देश्य क्या है? ये जो टचलेस इन्होंने एक बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया है ये? तो इनका कहना है कि लोगों को कभी भी कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक मजबूत टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम प्रदान किया जा सके, इसीलिए इन्होंने ये ऐसा किया है। देखो आप अभी तक क्या देखते थे, जैसे बाइक होती थी ना, बाइक पर जैसे कोई यूपी की बाइक खरीदी हुई है तो आप दूसरे स्टेट में जाते थे तो आप वहां पर आपको वो मान्य नहीं होती थी। हालांकि अब ये काफी टाइम हो गया जब से मान्य होने लगी है। तो क्यों किया गया कि भाई एक बंदा है, कोई यूपी का है, अब वो बिहार में जा रहा है काम करने के लिए, वो हरियाणा में जा रहा है काम करने के लिए, तो उसकी तो बाइक खराब हो गई, गाड़ी है वो खराब हो गई, और जाना ही पड़ता है व्यक्ति को आजीविका के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। पहले नहीं था ये, पहले एक ही स्टेट के लिए थी, लेकिन अभी पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हो। क्यों किया गया है? लोगों की डिमांड को देखते हुए कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर तो लोग ज्यादा से ज्यादा बाइक खरीदेंगे। ठीक है, और जो खरीदने लायक नहीं है वो फिर क्या करेंगे? ओके, तो यहाँ पर लोगों को कभी भी कहीं भी, बायोमेट्रिक क्या होता है फ्रेंड्स? बायोमेट्रिक जैसे आपने आधार कार्ड देखा होगा, सबसे सरल आंसर लेते हैं, आपने आधार कार्ड देखा होगा। आधार कार्ड जब आप बनवाने जाते हैं तो आपकी आंखों को कैप्चर करता है, वो एक कैमरा सा लगाता है जिसमें आपकी आंखों की जो पुतली होती है उसका कैप्चर हो जाता है। आप थंबनेल लगाते हैं, थंब लगाते हैं दोनों पेज पे, या फिर एक मशीन होती है उस पर थंब लगाते हैं, ये होता है बायोमेट्रिक, यानी आपकी जो बायो यानी कि शरीर है उसकी जानकारी प्राप्त करना। अब क्या होता है कि आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक जानकारी ली जाती है कि ये वही व्यक्ति है या फिर कोई और व्यक्ति है। कभी कभी आपका थंबनेल मानती नहीं है वो मशीन, तो क्या होता है, भाई आप साफ करो अपने थंबनेल को, ठीक है, अच्छे से साफ करो, मान नहीं रहा ये। अभी इसने ये पता नहीं कर पाया कि ये वही इंसान है या दूसरा है, ये कह रहा है कि ये दूसरा इंसान है, तो भाई अच्छे से साफ करो। फिर आप साफ करने लगते हैं, जब जाके वो मानता है। तो इसीलिए जरूरी है कि भाई एक व्यक्ति की पहचान कहीं गुम ना हो जाए, और दूसरी बात है कि हम एक व्यक्ति की इससे पहचान हो सके। ओके, तो लोगों को कभी भी कहीं भी, अब कोई व्यक्ति है हरियाणा का है, वो गुजरात चला गया काम करने, अपने काम के सिलसिले में, बिजनेस है या फिर कोई और जॉब है उसके सिलसिले में, कोई गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफर हो गया उसका, ठीक है, तो अब वो वहां से तो आएगा नहीं कि भाई मुझे हरियाणा में कोई काम आ गया है, मुझे पेपर्स का या बैंक का किसी का, तो चलो मैं अब हरियाणा चलता हूँ। अब इसका क्या मतलब होगा कि आप गुजरात से बैठे बैठे ही अपना
आंखों को कैप्चर यानी कि जो पुतली होती है उनका थंबनेल का कैप्चर करके वहीं से भेज सकते हो अपनी बैंक को। तो लोगों को कभी भी कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक मजबूत टचलेस यानी बिना टच किए ही बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम प्रदान किया जा सके। UIDAI क्या है? UIDAI दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम है। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? तो उड़ाई है UIDAI, जिसे हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। यानी कि ये हमारी पहचान से संबंधित सारे कामकाज कौन करता है? UIDAI करता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 28 फरवरी 2009 को हुई थी। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना होती है। फ्रेंड्स ध्यान से देख लेंगे, 28 जनवरी 2009 उड़ाई की स्थापना होती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो, उसके बाद हाँ फिर है यहाँ पर 3 मार्च 2016 को क्या होता है, इसे एक विधायी संस्था के रूप में दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक पारित होता है। 11 मार्च 2016 को इसे मतलब विधेयक लाया जाता है। 3 मार्च को 11 मार्च को 2016 को पास हो जाता है विधेयक, और फिर इसे एक विधायी संस्था के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी एक विधायी संस्था है, विधेयक के द्वारा बनाई गई है, उसी को हम विधायी संस्था कहते हैं। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? तो जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उड़ाई चर्चा में है UIDAI, इसीलिए अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके CEO पूछे जा सकते हैं सौरभ गर्ग। ठीक है, जो अध्यक्ष और CEO वगैरह आपसे एग्जाम में पूछता है वो पूछे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 2017 में भूटान नेपाल यात्रा के लिए भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं, यानी कि 2017 में भारत सरकार ने क्या कहा था कि अगर आप भारत से भूटान, जो भारतीय नागरिक हैं भूटान या नेपाल जाते हैं, तो आपके लिए ये जो आपका आधार है वो मतलब वो कोई वैध पहचान नहीं है कि आप कहें भाई हम आधार कार्ड लेके चले जाएं और हमें परमिशन मिल जाए भूटान या नेपाल में, तो ये कोई वैध पहचान नहीं है। आपको जो वीजा वगैरह होते हैं वही लेके जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो बनती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।